कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कक्षा 7th में आपने पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के लिए उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तड़ित विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सावधानियां जरूर जिनके विषय में यूनान जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर, एक प्रकार की राल, को फर्श से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतनी वर्ष क्यों लगे। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले से उस खेलों को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। रगड़ द्वारा आवेशन क्रियाकलाप 15.1 बाल पेन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दाने के साथ दोहराइए। अपने परीक्षण को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 15.1 में दी गई वस्तुओं एवं पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभव को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। सारणी 15.1 रगड़ी गई वस्तु पदार्थ जिससे रगड़ा जाए कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है अथवा नहीं। आवेशित
अथवा आवेशित नहीं। रिफिल पॉलीथीन ऊन वस्त्र से गुब्बारे, पॉलीथीन ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल, रबर ऊन, स्टील का चम्मच, पॉलीथीन ऊनी वस्त्र। आवेशों के प्रकार। इन अन्योन्य क्रिया हम अगले क्रियाकलाप के कुछ वस्तु सारणी 15.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 15.3 ए, 2 गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। चित्र 15.1, दोनों गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? 2 गुब्बारे फुलाए गए हैं, समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिल के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। चित्र 15.2, दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से 15.2 में समान आवेश के बीच अन्योन्य क्रियाएं दिखाई गई है। रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए कि रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। क्या गिलास में रखी रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। बी, एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। चित्र 15.3, इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ गुब्बारा, आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। ये रिफिल विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चित्र 15.2 में दिखाया गया है। आइए परीक्षण का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरना आवेशों का प्रवाह ही है। आवेशों का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 15.4, मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। चित्र 15.4, रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इस पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टी समान रूप से व्यवहार करती है? क्या इस उपकरण
का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को आकर्षित कर क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? ये रिफिल और ये सरल विद्युत दर्शी दिखाई गई। चित्र 15.4 में एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिर को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथों से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी पर पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। आप क्लास 7th में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है, एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते ही और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। चित्र 15.5 इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। चित्र 15.5 में विद्युत विसर्जन आवेशों के संचयन से तड़ित का होना दिखाया गया है। प्लस प्लस बीच में माइनस दिखाए गए आवेशों का संचयन ऐसे होता है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटनाओं को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। तो हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा गर्ज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़की और दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या न करें। बाहर खुले वाहन जैसे मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीन, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप
वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो वृक्षों से काफी सभी वृक्षों से काफी पर दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटने पर तथा शरीर को हाथों के बीच रखें। चित्र 15.6। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति दिखाई गई है। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है, तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमानीपूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बातें सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। इनसे कोई हानि नहीं होती इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। चित्र 15.7। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। क्लास 7th में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तड़ित चालक। ऊपर छत के ऊपर तड़ित चालक लगाया जाता है को जोड़ दिया जाता है। तड़ित लंबे तांबे की प्लेट से नीचे जोड़ दी जाती है तार, तो तड़ित चालक ऐसे बनाया जाता है। तथापि ऐसी परिघटनाएं भी हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक नहीं विकसित कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्तियों को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर चित्र 15.8 के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप 15.5। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से ये भूकंप के समय ये क्षति हुई घर दिखाई गई है। भूकंप द्वारा हुई क्षति के कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भू प्रपट्टी के भीतर गहराई से गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं।
हैं। चित्र में भूकंप से गिरी दीवारें, भूकंप कश्मीर में भूकंप से गिरी ये दीवारें दिखाई गई हैं। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई। क्रियाकलाप 15.6 संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। आपने अपने माता पिता तथा अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरी सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का एक सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं? अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह की गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। चित्र 15.9 में पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, उसके बाद प्रवार, उसके बाद बायक्रोड, आंतरिक क्रोड सबसे अंदर वाला पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। चित्र 15.10 ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के चित्र दिखाया गया। ये यूरेशियन प्लेट वहां से दिखाया, यूरेशियन प्लेट, अरबियन प्लेट, इंडियन प्लेट पृथ्वी की भूप्रपट्टी चित्र 15.10 में दिखाए गए हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र 15.11 तो इसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। टकराती प्लेटें ये नीचे से पीला वाली और ये दिखाई रगड़ती प्लेटें पीले वाली के नीचे पृथ्वी की प्लेटों की गतियां चित्र 15.11 में दिखाई गई हैं। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थानों की भविष्यवाणी कर सकें। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा उसकी उल्कापिंडों अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांशतः भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। चित्र 15.12 में यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमालय, गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट, इंडियन प्लेट, हिंद महासागर,
भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियां चित्र 15.12 में दिखाई गई हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों को रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चित्र 15.13 यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। डोरी, लोलक का गोलक, पेन, टेक, घुड़ी, ड्रम, चार्ट पेपर, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक भूकंप लेखी का आरेख, भूकंप लेखी उपकरण। चित्र 14 वाले में भूकंप का चित्र, पृथ्वी के अंदर फोकस, पृथ्वी का पृष्ठ, अधिकेंद्र, भूकंपीय तरंगे। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रेखीय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाणों के भूकंपों की क्षति नाशी ऊर्जा 4 परिमाणों के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। भूकंप से उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसे हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए कि अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि की दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरें। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गाइजर आदि को दीवारों में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होना चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर
का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें जहां धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें बाहर न निकलें। प्रमुख शब्द: भू प्रॉपर्टी, विसर्जन, पृथ्वी की प्लेटें, भूकंप, विद्युतदर्शी, तड़ित, तड़ित चालक, ऋण आवेश, धनावेश, रिएक्टर पैमाना, भूकंपलेखी, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी, भू स्पंदन। क्या आपने सीखा? कुछ वस्तुएं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं: धनावेश, ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रत्याशित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा बनती है। यदि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पहचानने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होते हैं। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कंपनों अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भू प्रॉपर्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए बरतनी चाहिए। उसके बाद आपको ये मिला विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। जल टोटी, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धार के निकट लाइए। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस क्रियाकलाप को संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। अपना आवेश संसूचक बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर की कागज की पट्टी लीजिए। इसे चित्र 15.15 में दर्शाए अनुसार आकृति दीजिए। इसे किसी सुई की नोक पर संतुलित कीजिए। कोई आवेशित वस्तु इसके निकट लाइए। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। चित्र पेपर 10 × 3 सेंटीमीटर बिंदुकित रेखा से मोड़िए। बिंदुकित रेखा पर काटिए। सुई थर्माकोल, चित्र 15. इस क्रियाकलाप को रात्रि के समय किया जाना चाहिए। ऐसे कमरे में जाइए जहां प्रतिदीप्ति नालिका का प्रकाश हो रहा हो। गुब्बारे को आवेशित कीजिए। प्रतिदीप्ति नालिका का स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि पूर्ण अंधेरा हो जाए। आवेशित गुब्बारे को प्रतिदीप्ति नालिका के निकट लाइए। आपको धुंधली सी चमक दीप्ति दिखाई देगी। गुब्बारे को नालिका की लंबाई के अनुदिश ले जाते हुए चमक में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। सावधानी: मुख्य आपूर्ति से नालिका को संयोजित करने वाले तारों तथा नालिका के धात्विक भागों को स्पर्श न करें। पता लगाइए कि क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई संस्था है जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाती है। पता कीजिए कि वह भूकंप पीड़ित लोगों को किस प्रकार से सहायता करती है। भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट देख सकते हैं: science-how-stoppers-work.com, lightning HTM, science-how-stoppers-work.com या अर्थ एक्वाइट HTM पर आप सर्च कर सकते हैं।